बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कहिए कि सिंध की सियासत में या कि पाकिस्तान की सियासत में एक और साहब की एंट्री हो गई है, लॉन्चिंग हो गई है, जो कि साबका SSP राव अनवार उनका नाम है। और उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि जो उनकी क़यादत है, उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को भी नहीं छोड़ा। बहुत सारे इल्ज़ामात उन्होंने लगा दिए। तो ये सही टाइम था उनकी एंट्री का, उनकी लॉन्चिंग का। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब धड़ल्ले से अपनी कैंपेन चला रहे हैं और न सिर्फ अपने उम्मीदवार और दीगर लोगों की सिलेक्शन का सिलसिला जारी है। ये वादा कहीं पूरा तो नहीं हुआ कि कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ आएंगे और इलेक्शन कैंपेन खुद चलाएंगे, खुद मामलात को लेके चलेंगे। अब वो भी वही रहा है। इसका मतलब ये कि आने वाला जो अदवार है, जो 5 साल हैं, कहीं इनके तो नहीं है। फिर अभी तक MQM और दीगर पॉलिटिकल पार्टियों ने शक व शुबहात ज़ाहिर कर दिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो या डिले किए जाएँ। तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मंजवे सियासतदान अब्दुल रज़ाक बाजा साहब। बहुत शुक्रिया सर बाजा साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मारूफ बिजनेसमैन और आप सीनियर तजिया नगार हैं शकील अहमद सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर शकील साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ नून लीग की कहें कि पुराने और हमारी पैदाइश से भी पहले के सियासतदान हैं आप, और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथियों में आपका शुमार होता है सैयद निसार शाह में ज्वाइन किया PM लाइन से। बहुत शुक्रिया सर शाह साहब, आपने टाइम दिया। मैं ज़रा शाह साहब, क्योंकि आप लोग आजकल बड़े मीडिया की जीनत बनी हुई है, नून लीग ये आप लोगों ने लॉन्च किया है, हुकूमत में आप नहीं हैं, लेकिन मैं उसको कोट करूँगा ना, एतजाज़ अहसन ने कहा था ये निगरान का नून नवाज शरीफ का नून है। तो ये राव अनवार अब कहीं नवाज शरीफ साहब के बेटे तो नहीं बन गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद हुसैन। देखें, बात यह है कि राव अनवर साहब ने अगर कोई इंटरव्यू दिया है, मैंने तो देखा भी नहीं है, और सिर्फ मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे कि फेसबुक पे देखा है कि आए थे, बिज़ी थे हम। असल में इलेक्शन का माहौल है तो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, तो हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है हमारा। देखें, अगर राव अनवर साहब ने अगर कोई बातें की हैं तो मैं तो समझता हूँ राव अनवर साहब का अगर पिछला माजी देखा जाए तो हम तो यही गिला करते थे उस टाइम पे भी कि जी वो पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा जियाले हैं और उसके जरदारी साहब के बहुत ख़ास लोगों में से हैं, और इससे कोई आप भी डिनाई नहीं करेंगे, ना कोई दूसरा आदमी डिनाई करेगा इस तो ये खास कहाँ है सर? ये तो कह रहे हैं कि सब पीपल्स पार्टी ने किया है। देखें, तो वो राय नहीं ना खास का। इसमें दो राय नहीं है। तो ये वादा माफ गवाह बन गए। देखें, अगर वो वादा माफ गवाह बन गए, वो सबूत अगर उनके पास कोई है कि उन्होंने ये बातें की हैं और ऑनलाइन की है, टीवी पे आगे की हैं, कोई मेरे ख्याल से कमरे में नहीं की है, निजी टीवी है, और वो टीवी भी आप समझे तो कोई एक उसका मेयार है और बड़ी टीवी है। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ तमाम मीडिया वाले बड़े हैं, मैं उनकी किसी को छोटा बड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन वो आए हैं मीडिया पे। अब देखें ना, वो आए हैं और फेस कर रहे हैं, और फेस करके एक बात कर रहे हैं, तो ये तो उससे पूछा जाए कि भाई ये चीज़ें आप कर रहे हैं, तो इस पे आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये कौन लॉन्च कर रहा है, कैसे लॉन्च कर रहा है। देखिए ना, वो तो खुद आया है, अगर उसको कोई घसीट के लाया, पकड़ के लाया। सियासी चाल तो नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब गरज बरस रहे थे आप लोग की क़यादत पर, लेकिन आप लोग जवाब नहीं दे रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जवाब राव ने दे दिया? देखा, हमने तो पहले जरदारी साहब की एक बहुत एहतराम वाला रिश्ता है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उनका मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की मैसा की जमहूरियत में जरदारी साहब का साथ होता था और बड़ी एक अच्छा माहौल था। तो हम नहीं चाहते कि जरदारी साहब एक मजलिस सियासतदान हैं, और बिलावल साहब से तो हमें देखना गिला जरूर है कि वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। बिलावल साहब की बात सही भी वैसे होने जा रही है। देखिए, अगर उन्होंने कहा कि हम सीधे आते हैं, नहीं, उन्होंने घूम फिर के नहीं आते, तो कहीं से घूम फिर के ये उन्होंने आपकी तरफ तो नहीं जाएंगे? देखिए, बिलावल साहब ने ये चैलेंज किया ना कल एक जलसे में परसों, अच्छा, कि भाई वो कोई हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है ना, हमने कोई पैसा, ये वो चीज़ें हो सकता है इसका हो कि भाई कोई लाजम बात है कि अगर पाकिस्तान तो सबका है ना, अब राव साहब के पास कोई ऐसी चीज़ें हों, उन्होंने कह दिया हो कि यार आपने ये बात कही है, मैं आपको जवाब देता हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया हो। SSP साबिका राव अनवार कहाँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ऐसा ना करें शाह साहब। लेकिन देखें, आप ये भी तो देखें ना कि राव अनवर साहब का नाम उस टाइम पे उन हलकों में मशहूर था कि जिसमें पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, और पीपल्स पार्टी के मुखालफिन ये गिला करते थे
कि जी हमें राव अनवर साहब से तकलीफ है, तो लाजिम है एक आदमी अगर उनके साथ रहा है, उनको मालूमात होंगी ना, अब वो अगर सबूत नहीं दे सकते। वफादारियां तब्दील करने का सीजन तो चल रहा है, लेकिन वो तो सियासतदानों का चल रहा है, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट भी। देखिए ब्यूरोक्रेट्स ही तो, मैं समझता हूँ कि सारा काम तो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से होता है ना। अगर ब्यूरोक्रेट्स आता है और कहता है कि जी मेरी जरिए हुआ है, मुझे इल्म है, वो अगर कोई सबूत पेश करता है तो आपको मुझे उससे क्या तकलीफ है। अगर किसी के खिलाफ भी होता है सच्चा होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के खिलाफ बशीर मेमन से लेके राव अनवर, ये सब जो है नून लीग की नदियां में अब नहाने नहीं चले सारे। नहीं राव, देखो बशीर मेमन साहब को इस टाइम पे आप उसमें ना गिने। बशीर मेमन साहब हमारे, जब वो ब्यूरोक्रेट थे उस वक्त, फिर जब वो नून लीग में आए, पीटीआई ने कई इल्जाम लगाए कि आज ये वफादारियों का सिला मिल गया उनको, नून लीग ने दे दी। देखो बशीर मेमन साहब की पार्टी में शमूलियत की मैं बताता हूँ आपको। वो जब पार्टी में शमूलियत की तो वो रिटायर होने के बाद उस वक्त उसकी जो फाइट पीटीआई के चेयरमैन साहब का उनसे थी, तो वो भी किसी मामले में थी कि वो उनको नाजायज केसेस की बात कर रहे थे। और ये जो राव अनवर ने जितने इल्जाम लगाए, इससे कुछ आपको फायदा होगा? पीपल्स पार्टी को डैमेज पहुंचेगा सिंध में? हमें क्या फायदा होगा? नहीं, हमारा सियासी नुकसान पीपल्स पार्टी देखो पीपल्स पार्टी को तो मैं समझता हूं कि सियासी नुकसान, देखे ना, कोई भी अगर बंदा आके ये कहता है कि जी मैं इसका गवाह हूं या कुछ चीज सबूत पेश करता है, तो वो किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए वो परेशान कुन बात तो है। क्योंकि वो अगर आप समझते हैं कि साथ रहा है इतने अरसे तक, उसमें आप भी डिनाई नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से हमारे साथी जो है मेरे साथ बैठे हुए कुलीग, वो भी डिनाई नहीं करेंगे कि राव साहब की तो जरदारी साहब के साथ भाइयों वाला रिश्ता था, और नहीं भाइयों वाला रिश्ता, करीबी इतने कुर्बत वाला रिश्ता था कि कराची में बड़े बड़े नाम खौफ खाते थे उससे कि जी वो राव साहब जो है ना पीपल्स पार्टी की दूसरा नाम था, और उस दूसरे नाम की अगर कोई वो आज बात कर रहे हैं तो लाजिम है पीपल्स पार्टी का हक है कि वो उसको चैलेंज करें, और वो चैलेंज अदालत में कर सकते हैं, और मीडिया से ज्यादा मेरे अदालतों में चेंज करें, वो सबूत पेश करेंगे उनको। चलें आ गया शकील साहब, पहले मैं चाहूँगा कि आपका तज्जिया इस पे मैं ले लूँ। ये अचानक लोगों की लॉन्चिंग होना पाकिस्तान में यूँ तो नहीं है, क्या ये इसमें कुछ सदाकत है जितने इल्ज़ाम लगाए हैं सबका SSP ने? देखिए ये बड़ी अहम बात है कि कहने वाला जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है जी, ठीक है, और उस क्रेडिबिलिटी के साथ साथ उसकी टाइमिंग क्या है। आपने जो कई सवालात शाह साहब से किए, आपके सवालात में खुद एक तज्जिया आपका झलक रहा था, और मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, और जो सियासी फ़ज़ा बनी हुई है और जो मुस्तक़बिल जहाँ बैठ के लिखा जा रहा है, अच्छा कमो बेश उससे हर जो है वो नौजवान और उससे ऊपर की उम्र का आदमी जिनके मौज़ूआत हैं वो उससे आगाह हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अच्छा, जहाँ फ्यूचर लिखा जा रहा है और जी पता है बिल्कुल जहाँ ये किताब लिखी जा रही है मुस्तक़बिल की, तो कमोबेश सभी आगाह हैं इससे, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, आपने पिछले प्रोग्राम में मुझसे एक सवाल किया था, और मैं समझता हूँ कि 3 दफ़ा की तलाक होने के बाद, अच्छा ठीक है, उसके बाद किसी भी फ़िक़े या किसी फ़िरक़े में वो खातून बांदी तो बन सकती हैं, बीवी बनने का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। सही, ठीक है, तो बैनुल सुतूर आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक राव अनवर साहब की बात है कि जो उनके इल्ज़ामात की हकीकत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो घर के भेदी थे, अच्छा, ठीक है, उनके पास बहुत सारी बातें, अभी ये तो इब्तिदा है। अच्छा, इब्तिदा इश्क है। मुश्ताक उनके मैनेजर, जरदारी साहब को खाना भी वो देते थे, पैसों की खुर्द-बुर्द भी वो करते थे, नाम ले लिया, वो मुश्ताक साहब को अब ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये अभी इब्तिदा है, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है, बहुत कुछ कहना बाकी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैं आपको रोकूंगा यहाँ, आपको याद होगा अभी हम नहीं जाते ना 90s में, अभी भी तो एक 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत गुजरी है जिसको हम कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत। उसमें भी बहुत सारे लोग नवाज शरीफ की इत्तेफाक फाउंड्री से रॉ के एजेंट निकलते थे, आपको याद होगा, नवाज शरीफ को गद्दार हो गया भाई, बिल्कुल, और बहुत कुछ होता था। तो ये बहुत इल्ज़ामात हैं या कहीं ना कहीं कुछ है, वाकई चोरी हुई है, डाका डाला है? नहीं, महज इल्ज़ामात नहीं हैं। अच्छा, इनके पीछे बहुत कुछ है, लेकिन बात यह है कि एक मखसूस वक्त पे खामोशी इख्तियार करना, फिर मखसूस हालात को देखकर बोलना, ये मशकूक बना देता है खुद को। तो वो जो होता है कि जब इंसान फिर उसके बाद मुख्तलिफ तो यूँ भी कह सकते हैं देर आए दुरुस्त है।
नहीं, दुरुस्त तो कभी भी नहीं आया। अच्छा, तो उसका भी नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि क्रेडिबिलिटी देखी जाती है बंदे की, कि वो ये तो बात जो दोस्तों के दरमियान तो बात दुरुस्त है कि देर आए दुरुस्त आए, यहाँ पर हाँ, या फिर उनके लिए दुरुस्त होगी जहाँ पे जो ये मुस्तकबिल इस वक्त लिख रहे हैं, बोले यार देर से लॉन्च किया पर ठीक लॉन्च किया मैंने इस वक्त। अच्छा। तो बात यह है कि जस्टिफिकेशन पीपल्स पार्टी अब क्या देगी, वो तो मैं बाजवा साहब से पूछ लेता हूँ। वैसे ये डैमेज है या कि कहीं बेशक ऐसा ही है, बेशक है। देखिए, नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, और पीपल्स पार्टी को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश, उसके बेनिफिशियरी जो हैं वो जाहिर है कि मतलब जब राव अनवर साहब हों या अभी आने वाले मज़ीद लोग अभी बाकी हैं जिनको भी आना है, और इसी किस्म की बातें होनी है। अच्छा, और भी लोग लॉन्च होंगे? बिल्कुल होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले हैं, ये इब्तिदा है। और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लॉन्च पार्टी के खिलाफ होंगे। ओके, तो ये ऐसा तो नहीं है कहीं के इलेक्शन आने वाले हैं पहले से ही जरा दबा दें? एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, इसके अलावा कोई दूसरी तो बात ये दबाव जरदारी साहब के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए आपको नहीं लगता ये कोई नई बात नहीं है? सियासतदानों पे बड़े बड़े दबाव है, बेनज़ीर शहीद हो गई, ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया, सब जेलें भर दी, इससे कुछ? देखिए, ये दबाव अब उस किस्म का तो नहीं है। ये तो अब जो उनका साइज है वो कम करने की कोशिश है। अच्छा, साइज कम करने की कोशिश है, सही आ गया आपका पॉइंट। बाजवा साहब, आसिफ जरदारी के मैनेजर मुश्ताक के अकाउंट में बहरिया टाउन के अकाउंट से 8 अरब रुपए की ट्रांसफ़र किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, देखें, ये राव अनवर के मैं राव अनवर पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सियासी नहीं है, वो ना वो सियासत में अभी तक आए। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं जो घर पर अपनी आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं, जो उन्होंने लूटमारी की है 30-40 इतनी सालों बड़ी में। पॉलिटिकल पार्टी जिनके मुतादिद बार वज़राए आज़म आ चुके हैं, वो उनके लिए कह रहे हैं कि केक के पैसे भी कहीं और से जाते हैं, जो बिलावल हाउस में करता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर या सियासी जमातों पर लगते रहते हैं। आप देखें ना, ज़ियाउल हक साहब ने कितने इल्ज़ामात लगाए, परवेज मुशर्रफ साहब ने कितने इल्ज़ामात लगाए। पीपल्स पार्टी पर ही क्यों नहीं, देखिए, राव साहब के शर से तो कोई भी महफूज नहीं रहा। नहीं तो वो एनकेएम को निशाना, वो अगर मैं ये कहूँ कि उज़ैर बलोच के दाग अभी धुले ही नहीं थे कि फिर एक और साहब आ गए। नहीं, देखें, मैं नहीं समझता कि एक सियासी वर्कर होने की नाते मुझे जो है एक रिटायर पुलिस ऑफिसर पर इतनी डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए तो देखें, और कवानीन भी यही है, असूल भी यही है, इखलाकियात भी यही है कि जो इल्ज़ाम लगाता है फिर वो सबूत भी वही देता है। सिंध में चलने तो वाले अगर सिस्टम का नाम आपने भी सुना होगा ना, वो चाहे सिस्टम SBCA में हो, KDA में हो, बहुत जगहों पे सिस्टम काम करता है। वो कह रहे हैं उसके सरबराह साबित सदर हैं। पीपल्स पार्टी के जो मुखालफिन हैं वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते आए, और शायद अभी राव साहब भी उन मुखालफिन में चले गए हैं या जाना चाह रहे हैं, या उनके भी कोई मकासद, शायद वो भी कोई MPA का इलेक्शन लड़के कुछ सिंध का वजीर दाखिला बनना चाहते हो। जब एक IG आके सिंध का वजीर आला बनना चाह रहा है तो कम से कम एक SSP सूबाई वजीर दाखिला तो बनना चाहेगा। ये ख्वाहिश हो सकती है उसकी। अब ख्वाहिश तो किसी की भी कोई भी हो सकती है, तो वो जाहिर है ख्वाहिशात के आगे आदमी ढेर हो जाता है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, ठीक है, जब वक्त अदलिया वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तो ये उसमें ताबूत में कील नहीं है, ठुक गई एक? नहीं, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ एक छोटा सा पुलिस ऑफिसर, ये बनती नहीं है ना बात। अच्छा। ना, हम तो वो जो आए हैं मेमन साहब, उन्हें भी वेलकम करते हैं। पॉलिटिशियन सबका हक है, उनके पास भी मुतादिद फाइल्स हैं। वो जिस वजह से नाराज हैं वो भी मुझे पता है। वो अच्छा। उनका ट्रांसफर कर दिया गया था हैदराबाद से। अच्छा। वो बस वो अंदर की बातें वो आज तक वो अपने दिल में लेकर के बैठे हैं, और वो तो पीपल्स पार्टी के कारकुन रहे सपाफ के। वो तो बाकायदा वर्कर रहे, जिम्मेदार रहे हमारी पार्टी के। वो तो पीपल्स पार्टी के सियासी वर्कर थे। और नहीं, तो बढ़ चढ़कर आपके किसी जियाले ने SSP को जवाब नहीं दिया? नहीं, काउंटर आप लोगों ने एक इतनी बड़ी जमात जिसके 3 बार सर, ना उन्होंने मुर्तजा वहाब को छोड़ा, ना उन्होंने आपकी बड़ी बड़ी क़यादत पर इल्जाम लगा दिए दलील के साथ, और कहा है मेरे पास हम ये समझते हैं जब तक राव साहब कोई जमात का इंतखाब नहीं कर लेते, सियासी वर्कर नहीं बन जाते, तो अगर सियासी वर्कर उठकर हर किसी का जवाब देना शुरू हो गया तो फिर प्रॉब्लम, फिर तो एक सियासी वर्कर में। अब देखें, वो एक ASI पुलिस में अपॉइंट होते हैं, और वो
किस तरीके से झूठे पुलिस मुकाबले कर करके किस तरह इस शहर की जो सूरत हाल है, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। और वो घिस पिट कर एसपी रिटायर हुए हैं, अब कहाँ वो पार्टी जिसने अपने दो प्राइम मिनिस्टरों की जो है शहादतें दी हैं, जिसके वर्करों ने लाखों कोड़े खाए, हमने जिलावतनियां बर्दाश्त की, हमने जेलें काटी, हमने मुसलसल कंटिन्यू जमहूरियत के लिए स्ट्रगल किया और आज भी कर रहे हैं। हमने इस मुल्क से तीन डिक्टेटर अयूब खान और ज़ियाउल हक साहब शहीद या जो भी कहने मरहूम, और परवेज मुशर्रफ। सर मुशर्रफ का क्रेडिट आप तो नहीं क्यों नूनली कहती है हमने किया? नहीं, किसने, कौन कहता है किसने? नूनली कहती है कि हमने मुशर्रफ साहब। अच्छा, बेनज़ीर साहिबा ने पाकिस्तान आकर के और पाकिस्तान से बाहर जो मसाके जमहूरियत हमने साइन की, हमने कंटिन्यू स्ट्रगल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, परवेज मुशर्रफ, उसमें नून लीग ने भी की और सियासी जमातों ने भी अपना हिस्सा डाला, इसमें कोई शक नहीं होगा। लेकिन किसी भी डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां लाजवाब हैं, वो तो किताबों में लिखी हुई हैं, वो तो लोगों के सीनों में लिखी हुई है। इस पर तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक राव साहब ने जो कहा है ठीक है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, वो जाएं, कोर्टें आज़ाद हैं, जाके कोर्टों में जाके प्रूफ दें, सबूत दें, इदारे मौजूद हैं, अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्हीं की। और अगर ये केयर टेकर हुकूमत राव के इल्ज़ामात पे एक्शन में आ गई और वो चले गए तो गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं। नहीं देखिए, पीपल्स पार्टी को 12 साल अच्छा, आसिफ अली जरदारी ने इल्जामात सहे और कराची सेंट्रल जेल में वो सबसे तवील अगर कोई सियासी कैदी रहा है तो वो आसिफ अली जरदारी रहा है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड कह रहा है, ये तो तारीख कह रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये इन्होंने जो जिस भी ताकत ने ये एक मोहरा इस्तेमाल किया, ये बहुत कहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कहाँ किसने, एस्टेब्लिशमेंट ने किया मोहरा इस्तेमाल? जिसने भी किया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या जो भी हो दीगर इदारे, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। सियासी जमातों पर अगर इसी तरह के इल्ज़ामात हम लगाते रहेंगे, उन्हें आप देखें ना, अगर कोई इल्ज़ाम है तो सबूत लाएं, सबूत है तो अदालतें मौजूद हैं, आप जाएं वहाँ जाके अपने प्रूफ सबूत लेकर जाएं और बताएं कि जनाब ये तो इतने राशि लोग हैं, इतने करप्ट लोग हैं, इतने जालिम लोग हैं, इतने कातिल लोग हैं और ये मेरे पास प्रूफ है। आप देखें ना कि वो जो बंदा इल्ज़ाम लगाने वाले के तो कपड़े कम से कम साफ होने चाहिए ना। अब राव साहब चलें, ठीक है, मैं अब आता हूँ। हमें कैस मंसूर शेख ने ज्वाइन किया है, इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन है। खुशामदीद कहेंगे सर, कैसा? अस्सलामुअलैकुम सर। आपके हमने 2 मिनट लिए हैं क्योंकि लॉन्चिंग हुई थी कल सर राव अनवार साहब की, उन्होंने बहुत सारे इल्जामात लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। ये टाइमिंग, इलेक्शन का माहौल, ये पीपल्स पार्टी को कितना बड़ा डैमेज है? पीपल्स पार्टी को तो कोई डैमेज नहीं होगा सर इससे। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही है ना, पीपल्स पार्टी के ऊपर तो उंगली उठती रहती हैं, दे आर यूज्ड टू। मैं नहीं समझता इससे कोई डैमेज होगा, ना लोगों ने इंटरेस्ट लेके इतना पड़ा है, कॉमन चीजें हैं, आई डोंट थिंक सो। तो फिर ये राव साहब का जो इंटरव्यू है, इसकी पीपल्स पार्टी के आगे कोई वो नहीं है, वक़्त नहीं है? नहीं कुछ नहीं, पीपल्स पार्टी यूज्ड टू है सर। अच्छा, हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये आप बताएं, आपके चैनल के अलावा किसी ने ये क्वेश्चन किया ही नहीं। अच्छा, मीडिया के किसी चैनल ने डिस्कस नहीं किया। आपको फेसबुक में लगे हुए टिकर्स नजर आए होंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं लिया। ऑलरेडी राव साहब ने जो कहा है, मे बी उन्होंने वो चीजें की हों और शो कर रहे हों कि उन्होंने की हैं, इसलिए किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी खुद अपनी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। वो जिस रेपुटेशन की आप बात कर रहे हैं, कैसा, ये तो आपको भी याद होगा, हमें भी है कि इसको तो जरदारी साहब के खास लोगों में शुमार किया जाता था जब ये मलीर में थे। देखिए सर, जरदारी साहब को तो खास अभी पीडीएम में भी शुमार किया जाता था, उनके बहुत से दोस्त। शहबाज शरीफ साहब भी खास थे। सब ये तो अप एंड डाउन चलता ही रहता है ना सर, खास चेंज हो जाते हैं। आपके पास से डेजिग्नेशन गया, वक्त गया, सब चीजें चेंज हो जाती हैं, आपके सामने है। पीडीएम कितनी जमातों की पार्टी थी, आज पीपल्स पार्टी के लिए होगी, बाकी इकट्ठे हो गए। ये तो इससे फर्क नहीं पड़ता सर। फर्क बताऊं क्या पॉलिटिक्स में? सिंपली आप अपने हल्के में काम करें, अपने हल्के में जेन्युइन बंदा डालें, कोई पार्टी का नहीं बिगाड़ सकता। अब आप पैराशूटर डाल देंगे सिर्फ फाइनेंस देख के, पैसे देख के, करप्ट बंदा जिसने गवर्नमेंट में जॉब की और उसमें फ्रॉड किए हो, उसका पैसा देख के उसको टिकट देंगे तो उससे रेपुटेशन खराब होती है। आप बंदे वो डाल दें अपने कैंडिडेट, हल्के में उतरें, हल्के में गरीबों के साथ बैठें, सड़े में बैठें, गटरों में जाएं, नालों में घुसें, टूटे हुए
लोगों के घरों को तो जाके ये जो आप बातें कर रहे हैं मंसूर साहब, ये जो आप बातें कर रहे हैं, तो ये जितनी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या वो ऐसे लोगों को टिकट देंगी इस बार? नहीं सर, उस आजकल जो उनकी सीवी में ना जो है ना, वो मर्डरर होना चाहिए, लैंड ग्रैबर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोस्टों में हो, नैब में केसेस होने चाहिए, खरबों का फ्रॉड किया हो उन्होंने, तो उनकी सीवीज तो बेसिकली ये होती है ना सर, अच्छे बंदे नहीं होते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी वही सक्सेसफुल होगी। आप देखें, एक मिसाल ले लें, किसी भी कास्ट का कोई भी बंदा और जिसका यंग बच्चा है जो वोटर है, आप उसको काबू नहीं कर सकते। एक घर में एक पीटीआई को देती है अम्मी, अबू पीएमएलएन के हैं, बच्चे एक पार्टी के हैं, छोटे बच्चे एक पार्टी के हैं, इसी तरह। तो आप अच्छा काम करके पूरी फैमिली ले सकते हैं। मैं आज भी कराची को डेवलप होता नहीं देख रहा ना। अभी मैं इनके कैंडिडेट्स देख रहा हूँ पार्टियों के, जो थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। एक कैंडिडेट किसी ने वो नहीं डाला जो ये कॉज ले ले कि मैं जो अल्लाह ने चुना है, मैं खुदा की तरफ से मुंतखब हुआ और मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मेरे ऊपर अल्लाह का खौफ है। अगर मैंने गलत काम किया और मुझे इस हलके को करके देना, मेरे हलके में कोई चुप्पे के बगैर ना फिरे। आपकी मायूसी से ऐसा लग रहा है, लास्ट में मुझे बताइएगा कि अभी तक रवायती ही सियासत हो रही है और आगे भी वही होगी। ऑब्वियसली सर, आप ये देख लें, वही जो शक्लें हम देख रहे हैं 20-30-40 साल की, कभी नवाज शरीफ में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी ये पीडीएम में आ जाते हैं, कभी आप ये देखें काफ लीग में चले जाते हैं, अभी जहांगीर तरीन की पार्टी में चले गए। तो यही चल रहा है ना। उन लोगों ने जिन्होंने 25-30 साल में कोई चेंज नहीं किया और सिर्फ राइट लेफ्ट पार्टियां चेंज कर करके उन्होंने मुल्क को तबाह को बर्बाद कर दिया, बेच दिया, खा लिया, उन्हीं को दूसरी पार्टियों में जम करा दिया जाता। तो मुल्क तरक्की नजर आ रही है आपको? नहीं करनी तरक्की। ये इसी तरह ही हम IMF से कर्जे पे कर्जा लेते रहेंगे, हाथ जोड़ते रहेंगे। हमें वो वजीर आजम, वो पार्टियां चाहिए जो कहें कि हम 1 रुपया कर्जा नहीं लेंगे, सिर्फ मुल्क से ही सर्वाइव करेंगे और उतारेंगे। आज पार्टी उसी को दे दी जाती है हुकूमत जो कर्जा फौरन ले। आज देखें 25-26 हजार अरब था कर्जा पाकिस्तान के ऊपर, PTI आई तो 52-53 हजार पे पहुंच गया। ऐसे मुल्क क्या तरक्की करेगा? अगली गवर्नमेंट जब जाएगी तो 1 लाख अरब चला जाएगा। हम बचेंगे कहां पे? आधी चीजें हम गिरवी रख देते हैं, आधे एयरपोर्ट्स वगैरह हमारे पास रह क्या जाएगा? खुदा कॉपी करें, सही ईमानदार अच्छे लोग डालें जो हल्के के लोगों को करें। एक सड़क 1 अरब रुपए की बनती है, बताएं, ठीक है, उसको 10 अरब कह दिया जाता है। आधी सड़क बनती है, उसका फंड ले लिया जाता है। गटर के ढक्कन कहा जाते हैं कि जी 50,000 बना रहे हैं, 1,000 बढ़ दिए जाते हैं। खाते में सब काम हो रहा है। मुल्क कैसे कर्जा उतारेगा? कैसे तरक्की करेगा मुल्क? अलमी है, नहीं कर सकता। बस दुआ करें। आप नेक आदमी हैं, मैंने आपको पाकिस्तान के लिए लड़ते देखा है, आपके इवेंट्स देखे हैं। खुदारा इस चीज को हाईलाइट करो। All the political parties should करप्शन ही है प्रॉब्लम का। मुल्क के proper people who will construct their constituencies, जो अपनी constituencies को बनाएं, जो उनको डेवलप करें। ठीक है, बस यही मैं कह सकता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया सर। कैस मंसूर शेख साहब, शाह साहब, एक तो ये सवाल छोड़ गए कैस मंसूर साहब, उस पर भी आते हैं। फिर हम आते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो इलेक्शन कैंपेन, अदालतों से रिलीफ, फिर आज का बच्चा ये पूछ रहा है कि हमें टीवी पर बताया जाता था कि ये चोर हैं, मफरूर हो गए और दवाई लेने गए थे, वापस नहीं आए, और अब हम देख रहे हैं ना वो पेश हो रहे हैं, और पेश हो रहे हैं तो फिर उनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं। चलें जी, रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, और नैब केस वापस भी लिए जा रहा है। मतलब अच्छी अच्छी खबरें हैं हर तरफ से। तो ऐसा क्या जादू कर दिया आप लोगों ने? देखिए, बात ये है कि आपने बात की कि केस से हम उसको फेस नहीं कर रहे हैं। फेस तो हम, मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में थे, उसके बाद अगर वो बीमार हो गए, बाहर चले गए, तो वो भी एक हुकूमत थी उस वक़्त, कोई मेरे ख्याल से ताला तोड़ के, किसी का गेट तोड़ के पलांग के नहीं गए। बीमारी किसी भी आ सकती है, और उस बीमारी पे मेरे ख्याल से तमाम पार्टियों ने, ख़ासकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने काबीने में उसकी रिपोर्ट्स और रिज़ल्ट देखे थे। अपने ही कुछ डॉक्टर्स, उसने अपने हॉस्पिटल जो मेरे ख्याल से उसका है शौकत खानम, तो देखें ये फजूल बातें हैं कि वो चोर, ये चोर। हम तो इसके पहले भी मुखालिफ थे और इस चीज़ की मुखालफत हम करते आ रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए, अपने ज़ात से निकलें। अपने देखें ना, आज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम है, आज आपने उसको अगर सुना होगा तो उन्होंने यही कहा है कि अपने ज़ात से निकलें, मुल्क की बात करें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, और इस मुल्क को बढ़ाने के लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये किसी एक फर्द का काम नहीं है
कि वो कोई भी आए जाए और उस तरीके से। अगर आप कहते हैं कि जी किसी भी पॉलिटिशियन के लिए आप गलत इल्ज़ाम बहुत अच्छी लगाते बात कर रहे हैं साबिक मियाँ साहब, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म है इस मुल्क के निकलें पर्सनल, लेकिन फिर घसीटने का टाइम भी तो कुछ अर्से बाद आ जाएगा ना। देखें हर आप ये पार्टी बताएं करती ना, है, अपनी ऑपोजिशन को घसीटा जाता है, यहाँ पे जेलों में डाला जाता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। आपने ये देखा ना 2008 में किसकी हुकूमत थी, जरदारी साहब। तो फिर 13 तक आपको कोई शिकायत आई थी, फिर 13 से हमारी 17 तक जो हुकूमत थी, 18 में चलो आखिरी हुकूमत आप देखें तो आप उसमें देखें ना, अपोजिशन में जो अपोजिशन भी नहीं थी, मेरे ख्याल से कोई बनाए हुए लोग थे, अपोजिशन तो पीपल्स पार्टी थी, तो वो और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तो मेरे ख्याल से हर वक्त इसी मामले पे ही मामला था कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले 4 सीटों का बहाना बना के 4 सीटों का, और सुनिएगा ना 126 दिन आपने धरना दिया, तो उस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन तो इस बात से मुख्तलिफ इख्तलाफ था उनको, और वो ये बात कर रहे थे, वो तो उनके साथ आगे वो एक मौलाना साहब भी उसमें शामिल थे, और उन्होंने भी वहाँ पर एक वो लगा लिए थे, वो गुब्बारे से जो गुब्बारा फटा तो आपने देखा, पहले तो बड़े बड़े दावे करते थे। देखिए बात ये है कि सारी बातें ये हैं कि हम ये नहीं कहते हैं इस मुल्क को पार्टियों की ज़रूरत है और जमहूरी लोगों की ज़रूरत है, ये मुल्क जमहूर ने बनाया था और इस जमहूरियत को फ़ाल होना चाहिए। हम लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस वक्त। तो अगर इस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 13 से सर्विसेज मिल रही हैं, आप लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है, आप लोगों का कॉन्फिडेंट बड़ा अभी मुराल आपका हाई है, और आपको आगे नजर आ रहा है कि आगे वफाक में हमारी हुकूमत है, ऐसा ही नहीं। कौन कहता है कि मेरी हुकूमत ना आए, कौन सी पार्टी कहती है? मेरे ख्याल से मेरे भाई थे केएस मंसूर साहब, मेरे ख्याल से ये भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये भी नहीं मेरी बात हमारे साथ जुल्म हो रहा है भाईजान, वो भी अगर इलेक्शन नहीं, पीपल्स पार्टी अपना दावा कर रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, अपने बिलावल का कह रहा था, हम तो इख्तिलाफ नहीं कह रहे कि सब चीजें फिक्स हुई जा रही हैं, वो देखे बाहर किया जा रहा है। आज तो उसने वज़ीर आला लाडले कुछ और बन गए भाईजान, उसने तो प्राइम मिनिस्टर से आज वो केपीके के वज़ीर आला भी ये कर दिया कि जी वो वज़ीर आला भी कोई फिक्स हो गया है। तो अब मैं उसकी देखे ना, उसका तो हम देखें, हमें ऐसे इख्तलाफ है। आप लोग खामोश नहीं, हम खामोश नहीं है, हमारे देखें हम खामोश नहीं है, हमें जो हमने क्या करना है, हमें लोग चुनने हैं अपने। देखे ना, जरदारी साहब एक पॉलिटिकल मंजे हुए सियासतदान है, और उसका बयान हमारे लिए एक वो रखता है, माने रखता है। और उसके अलावा अगर आप इत्तेजाज साहब की बात करते हैं या बिलावल साहब की बात करते हैं, तो हम फिलहाल मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और बिलावल जरदारी साहब की मुल्क के लिए कुछ अच्छी सोचें हैं, और उस सोचों पे हम इंशाल्लाह आगे एक दूसरे के साथ चलना भी चाहेंगे। अगर हुकूमत में वो आते हैं तो इंशाल्लाह हम वही साबित करेंगे जो 8 से 13 तक के दरमियान हमने कोशिश की कि मुल्क को चलाया जाए और मुल्क को आगे बढ़ाया आपका जाए। पॉइंट शकील साहब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात पिछले माजी में लगे, अब भी अगर एक हुकूमत मैंडेट बनाती है तो अपोजिशन फिर इल्जामात लगाएगी, और आपको लगता है कि नून लीग को पंजाब में वोट मिलेगा? क्योंकि हमने देखा कि पीटीआई ने वहाँ पे अच्छी मेहनत की, खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग कहें बानी पीटीआई की, तो ये कितना अहम है? देखिए, मेरा जो ज़ाती मुशाहिदा पंजाब में खुसूसन लाहौर में जो रहा, और मैं जब भी वहाँ ट्रैवल करता हूँ तो मैं ये सवाल ज़रूर करता हूँ लोगों से, तो अवामी सतह पर नून लीग की मकबूलियत बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। सही, लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो हवाओं का रुख है वो उसको बासानी देखा जा सकता है। उस हवाओं के रुख की बात बिलावल साहब भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिलावल साहब गलत नहीं कर रहे, वो तो बहुत पहले से, वो चूँकि एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने इस चीज़ को करीब से महसूस किया, और जब से उन्होंने ये बात कहनी शुरू की लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने की, क्योंकि ये बात कमोबेश सबको नज़र आ रही है। और शाह साहब से इसी बात की उम्मीद की जा सकती थी जो ये फरमा रहे हैं, क्योंकि शाह साहब जब कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा होता तो वो यही बात करता है कि जी सब बिल्कुल ठीक है, अमन व अमान। लेकिन ये अभी राव अनवर साहब का आपने सवाल किया, कैफ साहब भी फरमा रहे थे भी कि जी पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता? देखिए बात ये है कि राव अनवर वो कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, बिलाशुबा नहीं है, लेकिन समातें जो हैं वो लाखों हैं जिन्होंने ये बात सुनी। सही, आपने वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया, बेशतर लोगों को मैसेज वो फॉरवर्ड किए गए, ठीक है। तो इल्ज़ाम लगने के बाद उसके नताइज ना आए, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। सही, ठीक है। तो
इल्ज़ाम जो लगाया गया, और फिर राव अनवार साहब जो है तवील अरसे से छुपे हुए थे, गायब थे, वो एक मखसूस वक्त पे मंजर आम पे आए हैं, सही, एक मखसूस एजेंडे के तहत आए हैं। अच्छा, ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, और आप देख लीजिएगा अगले चंद रोज़ में आपके सामने आएगा कि इस किस्म की जो है ना और भी इल्ज़ामात और भी लोग आपके सामने आएंगे जो इसी किस्म की बातें कर रहे होंगे, और ये पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इंसानी जो कोशिशें होती हैं उसके साथ साथ कुछ खुदा की तरफ से भी मामलात होते हैं, और बाज़ औक़ात तमाम इंसान मिलकर कोई एक कोशिश करें और वो ना हो पाए तो इसी का नाम खुदा है। ठीक है, तो मैं जो समझता हूँ ये कि जो फ़िज़ा बनी हुई है, जो बनाई गई है, जो आपको नविश्ता दीवार है, वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ तो रहा है। इस फिज़ा में जिसकी रुख बिलावल साहब बात करें, इस फिज़ा में इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है ना, और उस तरफ प्रेशर डाला जा रहा है, तो कामयाब होगी लेवल प्लेइंग फील्ड में कुछ हिस्सा? मेरा नहीं ख्याल तय हो चुका है सब, तय हो चुका है। अच्छा जी, लेट हो गए, लेट हो गए। ओके बाजवा साहब लेट हो गए जी, क्या हाँ, कहेंगे? बस ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा दिया गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब बनेंगे। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने मुंह से या उनकी ज़ाहिर है वो उनकी पार्टी के सरबराह हैं, उनकी पार्टी के लोगों की तो यही ख्वाहिश है और उनकी भी होगी, लेकिन अभी तक ऐसा हमने तो नहीं ना सुना है कोई बात के मियां साहब ने कहा हो कि जी मैं प्राइम नहीं, मिनिस्टर। बिलावल साहब कह रहे हवाओं का रुख उधर चल रहा है ना सर। हाँ, वो तो नजर आ रहा है ना, वो देखे ना, जब आप जहाज में जो है वो आकर वहाँ साइन लेंगे, आप नादरा वालों की टीम वहाँ अंगूठे लगवाएगी जहाज में आके, तो शक तो होगी ना। और मैं तो समझता हूँ कि बिला फजूल ये मियाँ साहब आए थे पाकिस्तान, आते कोर्ट में पेश हो जाते, चाहे क्या है एक दो दिन, इनके लिए कौन सी जेलें हैं यार, ये जेलें तो आम वर्करों के लिए, आम लोगों के लिए, इनके लिए तो वहाँ पे भी रेड कारपेट होते हैं। कोई जेल में बहरहाल अब उन्होंने खुद को लाडला बना कर आए हैं, वो अच्छा, बना आप भी तस्लीम कर रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल, इसमें तो पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम तस्लीम कर रही है, मैं कौन होता हूँ जो ना करूँ। उन्होंने खुद को लाडला पेश किया है, और मैं तो उन इदारों से भी गुजारिश करूंगा, उन ताकतमंद लोगों से भी, देखें आप कभी उसको लाडला, कभी इसको आप सियासी जमातों को खुलकर इलेक्शन लड़ने दें। नहीं, और अगर इसकी जगह बिलावल साहब लाडले होते तो आप लोग कहते नहीं बड़ा जी अच्छा हो रहा है, सब पार्टी सही है। कभी भी लाडला नहीं रही थी। आप मुझे अच्छा। कोई मुझे भुट्टो साहब से लेकर के आज तक, हम भी 3-4 बार, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर रहे 4 बार, कोई ऐसा तो नहीं है कोई हम कोई नहीं, तो बिलावल साहब भी तो उन ताकतवर हल्कों को कह रहे हैं ना जी, ये क्या कर रहे हैं आप, इधर भी देखें, हम भी हैं, ठीक, हम नहीं, भी हम खड़े हैं ये राहों नहीं में। कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें लाडला बना लें, हम ये कह रहे हैं कि आप ये लाडला बनाने वाली रवायत को आप तर्क कर दें, आप सारी सियासी जमातों के इलेक्शन लड़ने दें। तो देखिए, फैसला तो वोट से होना है ना, वोट की ताकत में ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, ऐसा ही है वो उसी की, ठीक है। अब अगर पहले से किसी को आप तैयार करके अच्छे कपड़े पहना कर, अच्छी टोपी पहनाकर आप, तो फिर वो तो एक अलग थलग नजर आ जाता है कि यही बंदा है जो मेहमान खसूसी है। तो मैं समझता हूँ कि सारी सियासी जमातों को इक्वल, सारे इदारों को, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को, ताकतमंद हल्कों को, उन्होंने फिर ये तजर्बात कर करके देख लिया कि जो लाडला बनाया वही लाडला उनके गले में पड़ा। अच्छा। और कहीं नया लाडला फिर से गले में पड़ जाए। अच्छा। आप इन्हें लड़ने दें मैदान में, सियासी जमातों को लड़ने दें। मतलब आपका ये एस्टैब्लिशमेंट को इशारा है कि लाडला गले में आएगा आपके? पहले आ चुका है। अच्छा। मेरे को पहली बार आएगा, वो दूसरी बार है, वो तीसरी, दो 3 बार आ चुके हैं। अच्छा, ऐसा ना हो कि ये सिंध से भी आपकी हुकूमत चली जाए, अब ना बना सकते देखिए, ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं, ये ख्वाब 1970 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, आए दिन एमक्यूएम के दफ्तर खुल रहे हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के, सबको इजाजत होनी चाहिए, एमक्यूएम को, नून लीग को, जो भी पाकिस्तान के ज़ाब्ते जब तो बरदरान की मुलाकातें हो रही हैं पीर वगैरह के साथ, तो ऐसा ना हो कि बशीर मेमन या दीगर जो जीडीए सीएम बन जाए सिंध का। जीडीए नामी जो एक इत्तेहाद था पहले से, उसके सारे अरकान असेंबली तो हमारे पास आ गए। अच्छा। उसमें तो सिर्फ पीर साहब पघारा साहब रह गए थे। अब उसमें दोबारा से फूके मार मार के उनमें दूसरे लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप खड़े रहें। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा से, आप देखें ये तारीख है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात के खिलाफ पंजाब में कोई नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद बना है आज तक, बना है या आज बना है या आइंदा नहीं बना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए
वफाकी जमातें या एस्टेब्लिशमेंट या ताकतमंद लोग यहाँ पर वो मसनूई लोगों को ला करके हमारे सामने खड़ा करते हैं और वो आज तक वो जो जिन्हें वो खड़ा करते हैं, जिन्हें वो दूध पिलाते हैं, जिन्हें इंजेक्शनों से ताकत देते हैं, मैं तो नहीं समझा कि कभी वो जीते। जिनको ताकत है। मैं आता हूँ शाह साहब आपके पास, जरा मैं पहले शकील साहब से ये ले लूँ, फिर मैं इख्तिताम आप पे करूँगा। शकील साहब, ये चूचू का मुरब्बा कहें या जो कह रही है दूध पिलाए जा रहे हैं, पहलवान तैयार किए जा रहे हैं सिंध में, ये पीपल्स पार्टी को डैमेज होगा नहीं होगा, या पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम पहले से ज्यादा सीटें लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन से कबल कोई भी जो सियासी रहनुमा है वो ये कभी भी नहीं कहेगा आपसे कि जी हम शिकस्त खा जाएंगे या हम पहले से आपका सीटें नहीं तजुर्बा लेंगे। क्या कह रहा है? जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो सर्विसेज मिल रही हैं, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, नून लीग और दीगर लोगों को, एमक्यूएम को, ये कितना सक्सेस हो जाएगी? मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कोशिश हो सकती है, बिल्कुल कोशिश। जीत कामयाबी नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी ही होगी। पीपल्स, मैं ये नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के साइज को मजीद श्रिंक करने की कोशिश है ये, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो कामयाब भी हैं। अच्छा। और हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो इल्ज़ामात हैं, जो इनके शिकवे हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं और ये सबको दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप कराची में देखें कि जो हाई प्रोटोकॉल इस वक्त एमक्यूएम के छोटे छोटे जलसों को भी दिया जा रहा है, रेंजर्स की वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जो वो खुद बड़े खुश होकर बता रहे होते हैं जी इस वक्त तो जो हमें प्रोटोकॉल हासिल हुआ तो हमने कभी देखा भी नहीं था। तो ये बेसबब तो नहीं है ना। एक निशानी और भी है सर जी कि जहां जिस तरफ एमकेएम जा रही हो रही है, भागती है चप्पलें उतार करके, और उन्हें पता होता है कि यहीं सब कुछ है, हुकूमत वहीं आनी है। वहीं ये माजी का मेरा एक दलील के साथ बात की। चेयरमैन पीटीआई जब आने वाले थे तब भी सबसे हाँ, पहले सबसे पहले ऐसे ही है। ये जाते भी सबसे पहले और आते भी सबसे पहले। अच्छा, शुक्र है कि खुल के बोले अभी सही सही, तो ऐसा ही है, ऐसे ही है बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी बात एग्रीड नहीं करते है। हैं इस पे। बिल्कुल नहीं तो agree फिर करता ये हूं इससे। जिसकी एक मैंने कहा था कि मैं इसको जरूर आपसे पॉइंट लूंगा। कैस साहब कह गए जी वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, कोई इस मुल्क में तब्दीली नहीं आनी, जो कैंडिडेट्स हैं सब वही उतारे हुए हैं, इन्वेस्टर जिन पर केसेस हैं, साफ शफाफ चेहरे, नौजवान नहीं है, ऐसा ही। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, वो दुरुस्त कह गए हैं। और देखिए बात यह है कि हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी अगर आप देखें तो हमारे सवालात किस नौइयत के हैं, लोग क्या देखना और क्या सुनना चाह रहे हैं। क्या आपके सवालात हैं? इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है, मईशत की जो महंगाई है, हाल है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है। क्या मेरे दोनों दोस्त बता सकते हैं कि पाकिस्तान के सालाना इंपोर्ट कितनी और एक्सपोर्ट कितनी है इस वक्त? बैठ गई है बिल्कुल। कितनी है? शाह साहब से पूछ लीजिए, बाजवा साहब से पूछ लीजिए कि हम साल में इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं, और तिजारती खसारा हमारा है कितना? पूछिए अगला सवाल आप। बताएं। नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे सियासी कारकुनों को, रहनुमाओं को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें पता है कि उनसे टॉक शो में इस सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। सही, ठीक है, तो हमारा तो असल तो सवाल हमारा ये बनता है कि कोई भी आए जी, वो लाडला बन के वो नवाज शरीफ साहब आ जाएं, बिलावल साहब आ जाएं, दोबारा इमरान खान। अब जो आपने सवाल किया, जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप हैं जी, तो बहुत सारे लोगों को अपने स्टूडियो में बुला के और ऑन बी पर पूछा, तो जवाब भी सुन लेना सर हुक्मरानों का। आपने शिकवा किया मीडिया से भी, तो उनका जवाब ये होता है जी ये सब पुराना है, हम तो अभी आए हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं। नहीं, मेरा शिकवा मीडिया से नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ जो इस वक्त मौजूदा इंतजामिया है मेरा- वो भी कुछ संभालने को मैं तैयार तो नहीं आपसे है, कह रहा हूँ ऑन कि करने को तैयार आप नहीं है। मेरे दोनों दोस्तों से पूछ लें कि क्या इनको पता है ये बात कि पाकिस्तान की सालाना इंपोर्ट कितनी है, कितने बिलियन डॉलर में, और सालाना एक्सपोर्ट कितने बिलियन डॉलर में। ये तो आज का बहुत बुनियादी सवाल है। और हमारा तिजारती खसारा कितना है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? क्या आज का हमारे सबसे बिल्कुल अहम ऐसे। मौजूद नहीं होना चाहिए? हमें तो ये होना पता है कि चाहिए। जी खसारा ही खसारा है, हमें उसकी तादाद का नहीं पता। हमें तो ये पता है कि खसारा इतना हो गया है कि अब हम सारे डूब चुके हैं उस नहीं जी, खसारे मैं बता देता हूँ आपको। हम सालाना 80 अरब डॉलर डॉलर बताएं। इंपोर्ट, 27 से 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है। में। बताएं। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि टॉक शो में ये सवाल नहीं किया जाएगा, जबकि हमारे सबसे अहम सवाल तो यही होना चाहिए ना आज का। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये बनता है कि जी अब बताएं इसका हल क्या है। क्या इसहाक डार साहब दोबारा वजीर ख़जाना बनने के बाद वो पहले फरमाते रहे डॉलर में जो है वो 60 रुपये पे ले आऊँगा, और वो 80 रुपये पे छोड़ के गए, फिर दोबारा 80 रुपये का वादा करके गए और
कहाँ पे वो छोड़ के गए। देखिए इसमें मैं इसहाक साहब का वो कसूरवार नहीं कहता, मैं कहता हूँ आसमानी मखलूक भी आ जाती, इन सूरत हाल में आप कैसे डॉलर को नीचे लाएंगे। इमरान खान तहस नहस कर गया था पूरे मुल्क। देखिए जिसका जवाब मिल गया होगा शकील साहब आपको, वो कसूर है, वो तो सारा चले तोड़ ताड़ कर पूरी इमारत गिरा कर चले गया वो बंदा। ये जवाब आता है, इसको सियासी आंसर आप कह सकते हैं। शाह साहब, सियासी आंसर ही आते हैं। हम लोग हमेशा एक मुहावरा सुनते होंगे, चले आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सुनने वाले और सुनेंगे, पाकिस्तान बहुत हसास मामला से गुजर रहा है। यार ये सुनते सुनते तो अब हम बूढ़े हो गए अब कोई आगे जाए। किसी हुकूमत ने हमें ये नहीं कहा कि अब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, अब खुशहाली आएगी इस मुल्क में। नहीं, नारे वादे, आपको भी अफसोस होता होगा। देखिए बात यह है कि मेरे भाई ने परफॉर्मेंस की बात की, मेरे भाई ने माशियत की बात की ना। देखें माशियत पे हमारे टीवी टॉक शोज में बाकायदा इस पे बात होती है, एक एक फिगर का हिसाब दिया जाता है। मेरे ख्याल से ऐसा भी नहीं है, पीपल्स पार्टी की भी माशियत के लोग बैठते हैं, PMLN के भी माशाल्लाह बड़े माशियती लोग बैठते हैं। और वो इस्माइल ने कुछ नहीं देखिए मेरे बात सुने ना, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, आप ये बताएं कि 13 में और 17 के दरमियान इस मुल्क में क्या हुआ था कि उसके प्राइम मिनिस्टर को आपने घर भेज दिया। आपकी मोटरवे बन रही थी, 12,000 मेगावाट बिजली आपने लॉन्च की। उसके अलावा अमन अमान आपने पूरे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में आपने अमन अमान का बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल शहर है जो पूरे पाकिस्तान को अफेक्ट करता है। तो मैं देखें ऐसे आपके बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा आपने काम किए हैं, लेकिन आपने 17 में उसके साथ क्या किया, उनको घर भेज दिया। और ये सवाल मैं उस आवाम से भी करता हूँ ना कि उसका सवाल क्या उस आवाम ने पूछा किसी से? नहीं तो सुनिएगा ना, अगर सुनिएगा उसको चोर करके आपने किस तरीके से मतलब उसको बेइज्जत किया। और आपने उस आवाम ने जो आज हमारे तजिया निगार बैठते हैं, हमारे तजिया करते हैं, क्या किसी ने ये बात कही कि ये गलत है? आप ये देखें ना, उसके बाद जो आपने 18 का इलेक्शन देखा, 18 के इलेक्शन में आपने क्लियर देखा कि एक अनाड़ी एक बेवकूफ़ आदमी को बिठा दिया। आप ज़रूर बिठाते, एक पॉलिटिकल पार्टी, देखें ये बात कर रहे हैं आप ना कि एक आदमी एक टीचर है, वो अगर एक स्टूडेंट है, पढ़ रहा है लिखा है, अगर उसको परसेंटेज में आपने तो पूरा मलबा मुझे जहाँ तक आपकी गुफ्तगू से लग रहा है एस्टेब्लिशमेंट पे डाल। देखिए नहीं एस्टेब्लिशमेंट में आपको क्लियर मैं बताऊँ, हमारी एस्टेब्लिशमेंट में कुछ गलतियां थी जिनको उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, मैंने डाल दी। आपने कैसे बोला? उससे बाजवा साहब ने जाते हुए नहीं कहा था कि ऐसा हम करते हैं, ऐसे करते हैं, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। देखिए हम ये नहीं कहते कि आज आप बात कर रहे हैं ना, अभी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए हैं पाकिस्तान, उसके लिए जुर्म है कि पाकिस्तान क्यों आया, और जब वो बाहर गए तो उनके लिए जुर्म था कि लंदन क्यों गए। उसके बाद अगर 17 में उनको निकाला तो उसने किस सिंगल को तोड़ा, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ा, क्या उसने किसी पे माई किया, उसने क्या किसी बिजनेसमैन को कहा कि भी आप टैक्स ना दें, या उसे किसी बिजनेसमैन को कहा कि पैसे छुपा लो, बैंकों में पैसे ना डालो, मतलब डिफॉल्ट होने जा रहा है। तरीन साहब ने जो वीडियो लीक है, एक देखे ना वीडियो लीक तरीन साहब की, जो वजीर खजाना थे, उसने देखे उसमें एक पंजाब वाले को मैं कम अप्रिशिएट करता हूँ। वो पंजाब वाले ने तो कम से कम पूछा कि यार वो ये तरीन साहब को मुल्क को तो नुकसान नहीं होगा, देखे ना उससे हम अफिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को। आज आप बात करते हैं कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये मुल्क एक पॉलिटिकल आदमी का काम नहीं है मुल्क को आगे बढ़ाना, इसमें बिजनेसमैन का सबसे बड़ा हाथ है। इसमें बिजनेसमैन जब अपना पैसा छुपाएगा, अपना पैसा साइड पे करेगा, अपने इसी मुल्क में कमा के और जाके लंदन, दुबई और दूसरे मुल्कों में अपने बिजनेस को ले जाएगा, तो आप पाकिस्तान में कमाने के बाद वहां कैसे जाते हैं? तो आप फेस करें ना, सियासतदान फेस कर रहे हैं। आप बेनजीर साहब की शहादत आप भूल गए, भुट्टो साहब की शहादत भूल गए, उसके अलावा आपने मतलब ये नवाज शरीफ को 3 दफा अरेस्ट हुआ, किस तरह के जेलों में डाला आप भूल गए, आपने उसको जलावतन किया। जहाज किसी ने बाहर से आया, जहाज क्या उसने कहा था कि मुझे बाहर जाना चाहिए? ये फजूल बात है, मैं समझता हूँ। इतना तमाम पाकिस्तानी हो गए, खास करके देखो रेल की आईडी हमारे बिजनेसमैन है, हमारे बिजनेसमैन है, आप तो सारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे बिजनेसमैन मिस्टेक नहीं हुई। देखे नून लीग से कोई मिस्टेक, देखे मैं बताऊं आपको, नून लीग पॉलिटिकल पार्टी है और मैं ये नहीं कहता कि मिस्टेक नहीं होती,
मिस्टेक इंसान से भी होती है, पॉलिटिकल पार्टियों से भी होती है। और चौधरी निसार का है, देखो ना, चौधरी निसार एक पॉलिटिकल था, उसने सियासत छोड़ दी है या साइड पे हो गया, मेरे ख्याल से कि नजर नहीं आ रहा है, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। हम तो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, जो कायद हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब हैं पार्टी के, आप सुनिएगा। उसके अलावा पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है, उम्मीद के कारण नवाज शरीफ साहब हैं, अगर वो आए पॉलिटिकल तरीके से आके अपनी सियासत करेंगे तो आपको सबको क्या ऑब्जेक्शन है। एक बात ये जरूर देखिएगा, खौफ जब होता है ना तो वो दूसरे को कोई ना कोई नाम देता है। अगर नवाज शरीफ साहब को सबको खौफ है, मेरे भाई ने कहा लाहौर, क्या लाहौर को हम एग्जाम्पल देते हैं लाहौर को कि लाहौर जैसा बनाएंगे, और लाहौर में कह रहे हैं जी, मेरे भाई कह रहे हैं कि जी लाहौर में तो लोग नवाज शरीफ को चाहते ही नहीं है। हम पूरा पाकिस्तान एग्जांपल देता है कि लाहौर कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, सुनिएगा मेरी बात, लाहौर जैसा बनाएंगे, और लाहौर में हमने अंडरपास दिए हैं, हमने रोड्स दिए हैं, हमने ओरिएंटेशन दिया, वो लोग हमसे खफा हैं क्योंकि ये आपने क्यों दिया हमें, कि ये हमें, मतलब इससे मुझे तकलीफ इस बात से है कि आप देखें, आप देखें, मैं आपका ही बात कोट कर रहा हूं, मैं आपसे खफा नहीं हूं। मैं, अगर आप मेरा वोट मांगेंगे तो मैं आपकी पार्टी को जरूर दूंगा, और मुझे इससे भी इनकार नहीं है कि लाहौर काफ़ी डेवलप हुआ मुस्लिम लीग नून के दौर में। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि मैं जब लोगों से मिलता हूँ, उनसे गुफ्तगू करता हूँ, बुनियादी आदमी से मिलता हूँ, मुझे एक शख्स नहीं मिला गुज़िश्ता 2-3 साल के दौरान कि जिसने कि मतलब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हिमायत में कोई बात की हो। वजह क्या? ये वजह आप तलाश करें। नहीं, हमने तो की है, आप तलाश करें, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है, किसकी फेवर में, चले ये भी बताते होंगे अवाम आपको क्यों। देखिए जो लाहौर के लोग हैं वो चूंकि पीटीआई को वोट इससे पहले दे चुके हैं और इतनी जल्दी उनके वोट तब्दील होने वाले नहीं है। अच्छा, और ये उनकी वफादारी वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि जी साजी की थी उसने अब उसको आप जो भी कहें, लेकिन बात यह है कि उनकी वफादारी पीटीआई के साथ दिखाई देती है, आज भी दिखाई देती है। उन्होंने गुमराह किया, पूरे मुल्क की आवाम को गुमराह किया, सारे नौजवानों को। अच्छा, उन्होंने 3.5 साल में दिया क्या लाहौरियों को? चलो आप लाहौर की बात कर रहे हैं, मैं लाहौर पे पाकिस्तान की तो नहीं कर रहा। नहीं बता सकती पीटीआई। आप ये बताएं कि 3.5 साल में उसने भूख अफलास का मुल्क को डिफॉल्ट करने का, इसके अलावा मैं लाहौर के लोगों को, नून लीग के साथ हमारी हो सकती है। अच्छा, लेकिन 100 काम हम नून लीग के गिनवा सकते हैं मुल्क के लिए, 100 काम हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिनवा सकते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर पीटीआई का भी खुद को नहीं है पता कि उनको नहीं पता। साहब, मुझे लाहौर में किए गए मुस्लिम लीग नून के कामों से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुझे नजर भी आता है। ठीक है, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद अगर काम करने के बाद भी वो नाराज है तो वो बता दे, वो भी कर दे। आवाम को झूठ बोला है, आप उनको, उनके पास उन्होंने एक छोटा सा कोई काम तो कर देते ना, तो कोई पूरे मुल्क में कोई कुछ तो बना देता, कोई छोटा सा आप ठीक करेंगे ना, दरिया बना देता, कोई सड़क बना देता, कोई बिजली का कारखाना, कुछ नहीं है उसके पास सिवाय झूठ के। वो बंदा झूठा था, उसने लोगों की जहन साजी की, उसने खाली नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपका इत्तेहाद हो गया पीटीआई के साथ, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को वो कल इत्तेहाद हो जाएगा सर। बाजवा साहब फिर क्या करेंगे? कल इत्तेहाद जरदारी साहब कर लेंगे। नहीं, हमारा बिल्कुल इत्तेहाद, मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूँ। फिर बाजवा सियासत छोड़ देगा? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी छोड़ देगा। मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी ना हमारी कोई जरूरत है, ना हमारी कोई ख्वाहिश है। हमने उसके तजर्बात से को डूबता हुआ देख लिया, क्या दोबारा उसे देंगे मौका? कातिल लीग नहीं, देखिए कातिल लीग जाने और अब मौजूदा लीग जाने, हमारा अब कातिल लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ही थी जिन्होंने कहा था कि पीटीआई को इलेक्शन में आना चाहिए। नहीं, हम आज भी कहते हैं पीटीआई के उन लोगों को आना चाहिए जो मुहिब वतन है। कल फिर आप कहेंगे कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद बनता है, सियासत में सब चलता है। नहीं, मैं पीटीआई के इमरानी टोले के हम लोग खिलाफ हैं। अच्छा, हमें और मेरी पूरी जमात। हाँ, अगर पीटीआई में कोई संजीदा लोग हैं, कोई मुहिब वतन लोग हैं जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, और वो रिकॉर्ड हो गया सर, चलिए रिकॉर्ड हो गया। किसी दिन बाजवा साहब को ये सुना देंगे। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाहद आबाद रहे, साथ इजाजत दी, मुलाकात नए प्रोग्राम के साथ।